हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस नए विश्लेषण में। हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के संदर्भ में कक्षा 12 में भूगोल में मानव भूगोल, जिसका आज पार्ट 5 है, जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं यानी कि जब मानव अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ गतिविधियां करता है या कार्य करता है, उसे क्रियाएं कहा जाता है। और ये क्रियाएं सामान्यतः 4 प्रकार की होती है, जिसमें कि सबसे पहले प्राथमिक क्रियाएं यानी कि जब मानव पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होता है और अपने जीवन यापन करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करता है, उसे प्राथमिक क्रियाएं कहा जाता है, जिसमें कि कृषि, खनन और आखेट, इस तरह की गतिविधियां प्राथमिक क्रियाओं में शामिल की जाती है। द्वितीयक क्रियाएं में इन क्रियाओं में प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग विनिर्माण यानी कि कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जिसमें कि उनकी आकार एवं उपयोगिता में परिवर्तन किया जाता है। तो इस तरह से द्वितीयक क्रियाओं में सभी प्रकार की विनिर्मित वस्तुएं शामिल की जाती है। और तृतीयक क्रियाएं यानी कि तृतीयक क्रियाएं द्वितीयक क्रिया की सहायक क्रिया भी माना जाता है, क्योंकि वे उत्पादन को बढ़ाती है। इसमें परिवहन, संचार और वाणिज्य को शामिल किया जाता है। अब है चतुर्थक क्रियाएं। इस क्रिया में सभी प्रकार की सेवाएं शामिल की जाती है, जिसमें कि स्वास्थ्य, शिक्षा और इस प्रकार की सेवाएं यानी कि बैंकिंग, इस प्रकार की सेवाएं चतुर्थक क्रियाओं में शामिल की जाती है। तो इस तरह से ये 4 क्रियाएं हैं। और आज हम बात कर रहे हैं प्राथमिक क्रियाएं, यानी कि प्राथमिक क्रियाओं में किन किन गतिविधियों को शामिल किया जाता है, इनके संदर्भ में आज बात करेंगे इस पाठ के अंतर्गत। आज प्राथमिक क्रियाएं यानी कि जब मानव अपने जीवन यापन करने के लिए पूर्ण रूप से या प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरणीय संसाधनों पर निर्भर होते हैं, वे कहलाती है प्राथमिक क्रियाएं, जिसमें कि खनन, आखेट, कृषि और पशुपालन, ये गतिविधियां शामिल की जाती है। तो इन सभी गतिविधियों को हम एक एक करके जानने और समझने का प्रयास करेंगे, ये किस प्रकार से प्राथमिक क्रियाएं हैं। तो सबसे पहले आखेट एवं भोजन संग्रहण। आखेट यानी कि शिकार करना, जंगली जानवरों का शिकार करना, वो कहलाता है आखेट। आदि काल में यह देखा गया था कि मानव अपने जीवन यापन करने के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति यानी कि जंगलों पर निर्भर थे। वे अपने जीवन यापन करने के लिए 2 आधारों पर निर्भर थे, जिसमें कि एक तो मानव उस समय जंगली जानवरों का शिकार करके अपना भ्रमण पोषण करते थे, अपने जीवन को यापन करते थे। और दूसरा, जंगलों में उपलब्ध फल, फूल, पौधे, इसके द्वारा इनका संग्रहण करके अपना जीवन यापन करते थे। तो इस तरह से उस समय मानव पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर थे और इस तरह से अपना जीवन यापन करते थे। तो इस तरह से आखेट एवं भोजन संग्रहण ये प्राथमिक क्रिया की गतिविधि है। अब दूसरी क्रिया है पशुपालन यानी कि जैसे जैसे मानव को पशुओं की महत्वता के बारे में पता चला, तो मानव ने पहले जंगली जानवरों को पालतू पशु बनाने लगे, यानी कि पहले जंगली जानवरों को पकड़कर इन्हें पालतू पशु बनाने लगे। पर अब समस्या ये थी कि इन पशुओं की देखभाल और इन पशुओं का पालन कैसे किया जाए, इन्हें चारागाह कैसे उपलब्ध करवाया जाए, इन्हें चारा कैसे उपलब्ध करवाया जाए। तो इस तरह से जो समस्या थी, तो इस तरह से जो सबसे पहले पशुपालन का विकास हुआ वो चलवासी पशुपालन से हुआ। चलवासी पशुपालन यानी कि इसमें क्या होता है, जो पशुपालक होता है, पशुपालक एक ऐसे चारागाह स्थल की तलाश करता है जहां पर पर्याप्त जल और पर्याप्त चारा उपलब्ध होता है। तो वहां पर ये पशुपालक
अपने सामान और अपने पशुओं को उस चारागाह स्थल पर ले जाता है और इन पालतू पशुओं पर अपने सामान को लादकर इस चारागाह स्थल पर चले जाते हैं। इस चारागाह स्थल पर तब तक रहते हैं जब तक वहां पर पर्याप्त चारा उपलब्ध होता है। वैसे ही चारा समाप्त होता है, फिर से वह नए चारागाह स्थल की तलाश करते हैं और वहां पर भी अपने सामान को पशुओं के लाद कर उस नए चारागाह स्थल पर जाते हैं और वहां पर भी तब तक रहते हैं जब तक वहां पर पर्याप्त चारा उपलब्ध होता है। वैसे ही चारा वहां पर भी समाप्त होता है, फिर से नए चारागाह स्थल की तलाश करते हैं। इस तरह से ये चक्र चलता रहता है, तो उसे कहा जाता है चलवासी पशुपालन। यानी कि चलवासी पशुपालन में पशुओं का पालन चारागाह स्थल का चयन के आधार पर यह प्रवास होता रहता है। तो इसमें ही एक शब्दावली और आती है, ऋतु प्रवास। हालांकि ऋतु प्रवास भी इन चलवासी पशुपालन में देखा गया है। कभी कभी ऋतुओं के आधार पर ये प्रवास करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सामान्यतः ये प्रवास पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की ओर और मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर होता है। जिसमें कि ग्रीष्म ऋतु में ये चलवासी पशुपालन ये करते हैं कि मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाते हैं। वो क्यों जाते हैं, क्योंकि इस दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में ठंडा रहता है और मैदानी क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है ग्रीष्म ऋतु में। तो मैदानी क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण वो पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं, ठंडे इलाकों में। और शीत ऋतु में ये चलवासी पशुपालक पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की ओर आते हैं, क्योंकि इस दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में अत्यधिक बर्फ पड़ी रहती है और ठंड होती है। तो इसीलिए मैदानी क्षेत्रों में आते हैं, मैदानी क्षेत्र की ओर प्रवास करते हैं अपने पशुओं को लेकर। तो इस तरह से ये ऋतु प्रवास है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे पशुपालन का विकास होता गया, तो ये देखा गया कि वाणिज्य पशुपालन क्या होता है। वाणिज्य पशुपालन में एक तो इसे स्थायी रूप से किया जाने लगा, एक ही जगह इसका पशुपालन किया जाने लगा। पशुओं का पालन एक जगह स्थायी रूप से किया जाने लगा और पशुपालन विस्तृत रूप से किया जाने लगा और व्यवस्थित तरीके से किया जाने लगा। और इसमें तकनीक एवं वैज्ञानिक तरीके से पशुओं की देखभाल की जाने लगी। तो इस तरह से ये वाणिज्य पशुपालन है। यानी कि वाणिज्य पशुपालन अर्थात ये स्थायी है, इसमें स्थायी रूप से पशुपालन किया जाता है और ये विस्तृत रूप से किया जाता है और इसमें एक व्यवस्थित तरीके से पशुओं का पालन किया जाता है और पशुओं की देखरेख तकनीक एवं वैज्ञानिक आधार पर की जाती है। उसे कहा जाता है वाणिज्य पशुपालन। तो इस तरह से ये गतिविधि प्राथमिक क्रिया की ये पशुपालन के संदर्भ में है। अब अगली गतिविधि है कृषि। कृषि यानी कि कृषि किसे कहा जाता है? कृषि भूमि की गुड़ाई एवं जुताई करके उसमें बीजों को बोया जाता है और उससे फसलों का उत्पादन किया जाता है, वो कहलाती है कृषि। अब हम कृषि के प्रकारों को जान लेते हैं कि कृषि के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कृषि कितने प्रकार से की जाती है, कृषि के कितने प्रकार है। सबसे पहले जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि अर्थात इसमें जो कृषि की जाती है वो सामान्यतः तो अपने उपभोग के लिए की जाती है। यानी कि जो उत्पादन होता है वो उत्पादन अपने लिए किया जाता है, उसका उपभोग अपने लिए किया जाता है। यानी कि जो उत्पादन किया जा रहा है इस कृषि से, वह उत्पादन उसकी खपत अपने लिए हो रही है, वो कहलाती है जीवन निर्वाह कृषि। इसके दो प्रकार है। सबसे पहले है आदिकाल निर्वाह कृषि। आदिकाल निर्वाह कृषि या हस्तांतरण कृषि या झूम कृषि, इसे इन नामों से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें किस प्रकार से कृषि की जाती है? इसमें यह होता है सामान्यतः जंगलों के एक टुकड़े को काटकर और इसमें जो पेड़ पौधे हैं, घास है, उसको जलाकर जो राख की परत बनती है, वो राख की परत मिट्टी में उर्वरक का काम करती है और इन खेतों का आकार छोटा होता है और इसमें कृषि तब तक की जाती है जब तक मिट्टी में उर्वरक क्षमता बनी रहती है।
वैसे ही उर्वरक क्षमता कम हो जाती है तो कृषक दूसरे क्षेत्र में चले जाता है, फिर से वहां पर जंगलों को काटते हैं और पेड़ पौधों को जलाकर जो राख बनती है वह मिट्टी में उर्वरक का काम करती है। यहां पर भी तब तक काम किया जाता है, तब तक कृषि कार्य किया जाता है जब तक कि मिट्टी में उर्वरक क्षमता विद्यमान है। वैसे ही उर्वरक क्षमता कम होती है वैसे ही दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। तो इस तरह से ये चक्र चलता रहता है, उसे कहा जाता है झूम कृषि या हस्तांतरण कृषि। दूसरा प्रकार है जीवन निर्वाह कृषि में गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें लोगों की संख्या अधिक होती है और कृषि क्षेत्र कम होता है, यानी कि कृषि क्षेत्र का आकार छोटा होता है, लोगों की संख्या अधिक होती है। इसमें कृषक का सारा परिवार इस भूमि पर कृषि कार्य करता है और पैदावार को बढ़ाने के लिए पशुओं के गोबर की खाद का प्रयोग करता है जिससे कि पैदावार बढ़े। हालांकि कृषि क्षेत्र के आकार की तुलना में पैदावार तो बढ़ता है लेकिन प्रति कृषक आय निम्न होती है क्योंकि लोगों की संख्या अधिक है। तो इसीलिए इसे गहन निर्वाह कृषि कहा जाता है। अगला प्रकार है कृषि का आधुनिक कृषि। आधुनिक कृषि यानी कि ये आधुनिक तरीके से की जाती है, तकनीक एवं वैज्ञानिक तरीके से कृषि की जाती है। इसमें हम जानेंगे कि ये आधुनिक कृषि के कौन कौन से प्रकार है। इसमें सबसे पहले रोपण कृषि। रोपण कृषि यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें एक फसल का उत्पादन किया जाता है और कृषि योग्य भूमि का आकार काफी विस्तृत होता है और इसमें तकनीक एवं वैज्ञानिक तरीकों से ये कृषि की जाती है जिससे पैदावार बढ़ती है। और इसमें आधुनिक कृषि में जो दूसरा प्रकार है वो है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। इसमें सामान्यतः अनाजों का उत्पादन किया जाता है और कृषि भूमि का आकार इसमें भी काफी विस्तृत होता है और इसमें काफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है जिसमें कि फसलों की बुआई से लेकर फसलों की कटाई तक मशीनीकरणों का प्रयोग किया जाता है, मशीनों का प्रयोग किया जाता है ताकि उत्पादन बढ़ सके। आधुनिक कृषि में अगला प्रकार है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि यानी कि जिसमें फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, यानी कि कृषि कार्यों के साथ साथ पशुपालन भी किया जाए, वो कहलाती है मिश्रित कृषि। इसमें सामान्यतः खेतों के आकार सामान्य होते हैं, ना ज्यादा छोटे होते हैं और ना ही ज्यादा बड़े होते हैं और इसमें उन फसलों के उत्पादन में ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है जिससे पशुओं के लिए चारा प्राप्त हो सके। वो फसलें कौन कौन सी है, गेहूं, जौ, मक्का, इन फसलों को ज्यादातर बोया जाता है ताकि पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा भी उपलब्ध हो सके। तो इस तरह की कृषि मिश्रित कृषि कहलाती है। अब है डेयरी कृषि। आधुनिक कृषि का अगला प्रकार डेयरी कृषि। डेयरी कृषि में दुधारू पशुओं का पशुपालन किया जाता है, यानी कि दुधारू पशुओं को पाला जाता है और इसमें तकनीक एवं वैज्ञानिक तरीकों से इन पशुओं का पशुपालन किया जाता है और इसमें पशुओं की पूर्ण रूप से स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। और ये डेयरी कृषि नगरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में की जाती है ताकि दूध को पर्याप्त कीमत मिल सके, यानी कि डेयरी कृषि को पर्याप्त दूध की कीमत मिल सके। इसीलिए नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में ज्यादातर ये कृषि की जाती है, डेयरी कृषि। अगला प्रकार है आधुनिक कृषि का, वो है सहकारी कृषि। सहकारी कृषि यानी कि इसमें कृषक अपने एक समूह बनाते हैं अपनी स्वेच्छा से। सभी कृषक आपस में एक समूह बनाते हैं, सहकारी समूह, अपनी स्वेच्छा से कृषि को अधिक से अधिक लाभकारी बनाने के लिए और फिर कृषि कार्य करते हैं। तो इस तरह से सहकारी संस्था के आधार पर
कृषि कार्य करते हैं वो कहलाती है सहकारी कृषि। जो आधुनिक कृषि में अगला प्रकार है ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग यानी कि इस कृषि में इसके अंतर्गत उन फसलों को बोया जाता है, उन फसलों का उत्पादन किया जाता है जो शीघ्र नष्ट होती है, शीघ्र खराब होती है, उन फसलों का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि फल फूल सब्जी। इन फसलों का उत्पादन इसके अंतर्गत किया जाता है, इसीलिए इसे ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। क्योंकि खेतों से मंडियों के बीच जो ट्रक द्वारा एक रात में जो दूरी तय की जाती है उसे कहा जाता है ट्रक फार्मिंग। इसके नाम से इसका नाम ट्रक फार्मिंग पड़ा है, तो इसीलिए इसे ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। और इसके अंतर्गत उन फसलों का उत्पादन किया जाता है जो शीघ्र खराब होती है। तो जो अगला प्रकार है आधुनिक कृषि में, वो प्रकार है वैज्ञानिक कृषि। वैज्ञानिक कृषि यानी कि किसे कहा जाता है? ये वैज्ञानिक कृषि अक्सर विकसित देशों में की जाती है, क्योंकि इसमें अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता पड़ती है। इसमें क्या होता है? इसमें एक ऐसे कमरे में की जाती है, विशेष प्रकार के कक्षों में ये कृषि की जाती है, जिसमें कि कृत्रिम पर्यावरण को तैयार किया जाता है और इसमें बेमौसमी फसलों को भी उगाया जाता है। तो इस तरह इसीलिए इसमें अधिक निवेश की जरूरत होती है और ये विकसित देशों में की जाती है और इस तरह से ये वैज्ञानिक कृषि कहलाती है। इसे एडवांस तकनीक एवं वैज्ञानिक तरीके से कृषि की जाती है। तो इस तरह से ये कृषि के प्रकार है, जिसमें कि जीवन निर्वाह कृषि और आधुनिक कृषि के अलग अलग प्रकार है। अगली गतिविधि है प्राथमिक क्रिया की खनन। खनन यानी कि भूमि की खुदाई करके खनिज को प्राप्त करना ही खनन कहलाता है। हालांकि खनिज एक प्राकृतिक संसाधन है, इसीलिए खनन को प्राथमिक क्रिया में शामिल किया गया है। खनिज को प्राप्त करने की दो विधि है, जिसमें कि सबसे पहली विधि है धरातलीय खनन। धरातलीय खनन यानी कि कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो धरातल की कम गहराई पर स्थित होते हैं, यानी कि धरातल की कम गहराई पर जो खनिज होते हैं उसके ऊपर जो चट्टान होती है, उस चट्टान को हटाकर इन खनिज को प्राप्त करना धरातलीय खनन कहलाता है। ये खनिज को प्राप्त करने की ये विधि है, ये विधि कम खर्चीली एवं सुरक्षित है और कम समय में अधिक खनिज प्राप्त किया जाता है, यानी कि कम समय में अधिक खनिज प्राप्त किया जाता है। दूसरी विधि है वो है भूमिगत खनन। भूमिगत खनन यानी कि कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो काफी गहराई पर होते हैं, भूमि की काफी गहराई पर जो खनिज होते हैं उनको प्राप्त करना भूमिगत खनन कहलाता है। ये खनिज को प्राप्त करने की ये विधि है, ये विधि काफी खर्चीली है और जोखिम वाला कार्य है, क्योंकि भूमि की अधिक गहराई तक जहरीली गैसें, आग, बाढ़, इन भयानक दुर्घटनाओं का भय होता है, इसीलिए जोखिम वाला कार्य है। तो इस तरह से ये खनन की दो विधियां हैं और हमने प्राथमिक क्रियाओं में विभिन्न गतिविधियों को जाना और बड़ी सरलता से समझने का प्रयास किया। और आज हमारा ये चैप्टर प्राथमिक क्रियाएं, जिस 5वां चैप्टर खत्म हो चुका है और इसी तरह से आप सभी लोगों का धन्यवाद।